इन दिनों महाराष्ट्र में संग्राम मचा हुआ है। संग्राम दरअसल राजनीतिक गलियारों में मचा हुआ है। उस बात को लेकर के उठापटक उस बात को लेकर के मचा हुआ है कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। शिवसेना के ही बागी विधायक शिंदे साहब जो हैं लगातार जो है जिस तरीके से दल बल के साथ दिखाई दे रहे हैं, उससे तो साफ ही हो जाता है कि यकीनन हो सकता है कि शायद सरकार गिर जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है जो कानूनी प्रक्रिया से जो लड़ाई या फिर राजनीतिक गलियारों में जो दांव पेच खेले जा सकते थे, जिसके तरह जो है बात विचार किए जा सकते थे, अब उन सब रास्तों को छोड़ करके जो है अब वो सड़कों पर जो है आ गया है। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हमारे साथ जो है खास मेहमान इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं। गोपाल तिवारी सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से इन दिनों जो चर्चा चल रहा महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ समझ रहे हैं जो बातचीत से जो मामलों को सुलटाया जा सकता था, सब कुछ हो सकता, तोड़ फोड़ पे आ गया है, जो गलियारों की जो लड़ाई है वो सड़क पे आ गई है, क्या है इसके पीछे के मायने, क्या समझ रहे हैं? देखिए, अगर एक शब्द में मैं आपसे कहूं, एक समय ऐसा था कि जब राजनीति जो होती थी उसमें धर्म होता था, धर्म से राजनीति कभी नहीं होती थी। और आज का समय है कि धर्म से राजनीति होती है। राजनीति में धर्म दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छद्मवाद का समय है, छलवाद का समय है, षड्यंत्रवाद का समय है। ये 3-4 शब्द हैं, इनके अलावा और भी तमाम शब्द हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो सत्ताधीन है वो इस सब खेल को जब खेलती है, तो जबकि यह खेल इतना गंदा है, निहायत ही बेकार, लेकिन फिर भी वो इन सब खेल को अपना एक बहुत बड़ा मजबूत दांव समझती है कि हमारा बहुत बड़ा मजबूत पेच है। आप महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण को अगर देखेंगे तो उसमें एक ही चीज समझ में आती है कि एक तो होता है किसी को मार देना और एक होता है कि धीरे धीरे डर डर करके मर जाना। तो इस समय लोकतंत्र हमारा जो मर रहा है, जिसकी हत्या हो रही है, वो डर डर करके धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उदाहरण के तौर पर आज की ही घटना है। आज आप असम की खबर उठा करके देखिए, जो विधायक मुंबई से निकलकर, महाराष्ट्र से निकलकर जो है सूरत तक का सफर तय करते हैं, सूरत से गुवाहाटी तक का, गुवाहाटी से असम तक जाते हैं, उसी असम में, जिस असम में विधायकों को खरीदने के लिए उनकी बोली लग रही है 100-100 करोड़ रुपए की, उसी असम में लोगों के 100 नदी में तैर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही प्रकरण है जैसा हमने लॉकडाउन में देखा। और उन 2 सालों में पूरी दुनिया ने किस तरीके से चीजों को देखा, किस तरीके से चीजों को समझा, ठीक वही चीजें आज घटती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बावजूद उसके जब किसी राज्य का मुखिया चुना जाता है तो उस राज्य की प्रजा हमेशा इस बात की उम्मीद लगाए रखती है कि हमारा मुखिया चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब प्राणों पर संकट आन पड़ेगा तो वो सभी चीजों को छोड़कर दरकिनार कर प्रथम दृश्यता अपनी प्रजा को रखेगा और उनके साथ गंभीरता से खड़ा होगा। लेकिन वहां के हेमंत बिस्वा सोरेन वो अपनी प्रजा को छोड़कर असम को संवेदना वक्त एक संदेश को देकर उन सभी चीजों को दरकिनार कर वो 5 सितारा होटल में पैसों की जैसे बारिश होती है ऐसे बौछार कर रहे हैं। लोकतंत्र कोई इंसान नहीं है जिसका गला घोंट दिया जाए। लोकतंत्र वो है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, तमाम लोगों ने अपनी शहादतें देकर, अपना रक्त इस भूमि पर गिराकर देश को आजाद कराया। संविधान इस देश को दिया, लोकतंत्र इस देश को दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तब थी जब अटल बिहारी वाजपेयी इसके कर्ता धर्ता थे। अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्पीच, वो भाषण भी आपको याद होगा, जब उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के बोला था, एक वोट से जब उनकी सरकार, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके की सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूं। एक वो थे। उनको जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे
भारतीय जनता न पार्टी न रह करके वो भारतीय छद्म पार्टी धीरे धीरे बन गई, छल पार्टी धीरे धीरे बन गई और उसका नाम धीरे धीरे गायब होता चला गया। तो ये सब कुछ जो खेल है, इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो जनता इतनी ज्यादा अब कंफ्यूज हो चुकी है, इतनी ज्यादा भटक चुकी है, उसे यह समझ में नहीं आता है मैं किसे चुनूं और किसे ना चुनूं। सवाल उसी से ही है मेरा गोपाल तिवारी जी। सवाल ये है कि 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, तो जनता जो है अपना मत देती है। मत देने के बाद सब कुछ साफ होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है जैसी सरकारें चलनी शुरू होती हैं और अमूमन जो है बार बार ये सवाल उठने लग जाते हैं कि फिर सरकार में अनबन सी कुछ चीजें चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज महाराष्ट्र में चल रहा है, शिवसेना को जनता ने चुना वहां पे, चाहे जैसी भी सरकार बनी, लेकिन अब उन्हीं के सरकार के अंदर से जो है बागी एक नेता हो जाते हैं और अपने साथ कई विधायकों को लेके चले जाते हैं। अब सरकार पे बात आन पड़ती है, तो यकीनन जो ये खबरें चल रही हैं, बगावत जिस तरीके से कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों बगावत पे मतलब, क्योंकि जनता ने तो जो चुना है उसके साथ फिर खेला हो रहा है। देखिए सोनू भाई, तो इसके पीछे बगावत एक बहुत छोटा शब्द है। मुझे लगता है कि बगावत जैसे शब्द को सामने ले आकर के खड़ा कर दोगे तो ये बेईमानी होगी उस वस्तुतः स्थिति को समझने के लिए। बात समझने की ये है, ये बगावत नहीं है, ये डर है। और किसका डर है? ईडी का डर है, सीबीआई का डर है और इन तमाम नेताओं को जो धमकियां दी जा रही हैं और वो धमकियां इन पे असर कर रही हैं, काम कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इनके सबके जीवन का काला चिट्ठा जो इन्होंने गड़बड़ किया, जो घूसखोरी की, तमाम काला इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, जो इन्होंने अपनी एक्सेल शीट बनाई, तमाम जगह उसमें जो है ऐसे काले धब्बे हैं जो बीजेपी के पास हैं इस समय। और बीजेपी ऐसे फायदे लगातार उठाती आई है। इसलिए मैं बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड कहता हूं। और क्यों कहता हूं? क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, पूरी तरीके से फेल हुई। दिल्ली में गिराने की कोशिश हुई, फेल ही नहीं बल्कि मुंह के बल इनको जो है मुंह की खानी पड़ी। मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, कई और जगह इन्होंने ऐसा किया, कहीं कामयाब हो गए, कहीं असफल रहे। आप ये बताइए, यदि नरेंद्र मोदी अपने आप को यह कहते हैं कि सिद्धांतवादी नेता हैं और इस लोकतंत्र के सबसे प्रमुख, सबसे साफ छवि के नेता हैं, तो ये लगातार हॉर्स ट्रेडिंग करके, ये खरीद फरोख्त करके, पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर, सरकारी संस्थानों के दम पर, ये कौन सी भैया सैद्धांतिक पार्टी है और ये कौन सा सैद्धांतिक नियम है? जरा मैं प्रधानमंत्री जी से लेकिन सवाल तो तिवारी जी उठ जाएगा ना, सवाल तो उठ जाएगा क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं किसी भी नहीं के सरकार हो सकता पिछली सरकारों में परंपरा चलती रही होगी भाई, खरीद फरोख्त की चीजें जो चल रही हैं, तो एक चीजों पे क्या मरना। बिल्कुल, मैं आप देखिए, हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके इस सवाल को मैं काट दूं, लेकिन होता था, इतना नहीं होता था, मतलब होता था बिल्कुल। मैं इसको, मेरे पास ऐसा, मैंने कहा कोई कारण नहीं है कि मैं आपकी बात को काट दूं और मैं कह दूं कि नहीं ऐसा नहीं होता था। नहीं, ऐसा नहीं, दूध का धुला कोई नहीं रहा। अगर दूध के धुले रहे होते तो 2014 में इनके पत्ते साफ नहीं हुए होते और भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला होता। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, मैं कल भी कहता था, मैं परसों भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता ने जो विश्वास अपना दिया, जो उन्होंने मत अपना दिया, वो मत भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती तो इस देश का ऐसा भला कर सकती थी, आने वाले 100 सालों तक इसे कोई हरा नहीं सकता था। 100 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा की जाती, उनको महात्मा गांधी की तरह माना जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके, क्योंकि सत्ता दो तरीके खेल दिखाती है इंसान को। एक तो सत्ता जब अथाह बहुमत जब किसी के पास आता है तो उसे ऐसा लगता है जनता मुझे विश्वास करती है, मुझे खरा उतरना है जनता की उम्मीदों पर। कई बार ऐसा होता है कि जनता के पास जब अथाह बहुमत आ जाता है तो उसे ऐसा लग जाता है कि मैं सर्वे सर्वाऊ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को यह लग रहा है मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं और मेरा चाहा हुआ इस देश को भला ही लगता है। बीजेपी ने ऐसे दांव पेच खोले, महाराष्ट्र में एक नया खेल शुरू कर दिया। ये सारी चीजें अपने आप छिपके, तो ठीक है ना, महाराष्ट्र पे जब आ गया है तो उसी सवाल ले लेता हूं तिवारी जी। सवाल ये है कि उद्धव सरकार को जो है, आपको लगता है जो उद्धव सरकार चल रही थी, उद्धव सरकार की भी जब उठापटक जिस तरीके से चल रहा है, इस सरकार की गणित बिगाड़ने के लिए बीजेपी का क्या रोल रहा है, कैसा रोल रहा है, कैसे गणित बिगाड़? सीधी बात है, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसा है, सबसे पैसे वाली पार्टी है। और पैसे से क्या कनेक्शन? नहीं है, पैसे से कनेक्शन है, क्योंकि आप देख लीजिए ना,
आप अभी असम में विधायकों की 100-100 करोड़ रुपए में बोली लग रही है, ये तो बिल्कुल जगजाहिर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नाथ शिंदे, जिनको इस समय महाराष्ट्र खेल का पितामह बताया जा रहा है कि जो भूमिकाएं बदलने के जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड है वो एक नाथ शिंदे हैं। मैं इन्हीं एक नाथ शिंदे से एक छोटा सा मेरा सवाल है कि मुझे अभी इनका जो चिट्ठी इन्होंने लिखी कि मुझे अयोध्या जाने से रोक दिया गया, हिंदुत्व के साथ समझौता किया गया, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शिवसेना जो है, शिव सैनिक जो है, उनके अंदर प्राण जो बहते हैं वो हिंदुत्व नाम लेते हैं, हर श्वास पे हिंदुत्व का नाम लिखा। भैया 2.25 साल आपने सरकार जब चला ली, जब आप महाअघाड़ी के साथ कांग्रेस और एनसीपी का साथ सरकार बना रहे थे, तब आप कहां थे? तब आपने कहे विरोध नहीं कर दिया? तब आपने क्यों नहीं कह दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? इसके पीछे खेल साफ है कि ईडी, सीबीआई और इनके काले कारनामे जो खुले हुए सामने रखे हैं, उसकी वजह से इनकी बोली लग रही है और ये सब बिकने को तैयार है। इसके पीछे गला किसका घोटा जा रहा है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र जिसके लिए बना है, लोगों के लिए आज इतनी बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई हम किसको नेतृत्व करता मानूं भाई, मैं किसको अपना जाकर के बहुमत दे दूं, मैं किसको अपना नेता चुनूं, क्योंकि नेताओं का तो कोई आज जमीर बचा नहीं है, पैसे की बोली लगती है और नेता बिक जाते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख सवाल सोनू भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि एक नाथ शिंदे बड़े ही सिद्धांतवादी थे, बड़े ही हिंदुत्ववादी थे, उनको लगता था कि आपके हिंदुत्व के साथ समझौता किया गया, मैं पूछना चाहता हूं आपको सूरत जाने की क्या जरूरत थी? आपको गुवाहाटी जाने की क्या जरूरत थी? असम में क्यों बैठे हो आप बैठते उद्धव ठाकरे के सामने और कहते कि हरगिज हम हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं करेंगे, हमारी ये मांग है, आप हमारी इस मांग पे खरा उतरो, अन्यथा हम आपसे अलग हो जाते थे। बताइए, आप नहीं कह सकते थे ऐसा? बिल्कुल कह सकते थे ऐसा। लेकिन इसके देखो, एक सवाल नहीं है, दो सवाल है इसके पीछे। एक तो आपने वहां नहीं कहा, आप भागे भागे फिर रहे हो, वहां से भागे वहां फिर रहे हो, वहां से भागे वहां फिर रहे हो, समझ रहे हो ना? इसके पीछे बहुत सारे सवाल आप खुद ही लेकर के चल रहे हो जो आपके ऊपर ही खड़े होते हैं। दूसरे, आप जो ये उड़ाना अभी तक ये कहते रहे मेरे पास एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का हाथ है, अभी आज आपने क्या कह दिया कि मेरे पास किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई संपर्क में मैं नहीं हूं। क्यों कहा? क्योंकि जब शिवसेना अपनी ताकत को जानी, मातोश्री जब पहुंचे उद्धव ठाकरे, उन्होंने याद किया बाला साहब ठाकरे को थी, इसलिए बाला साहब ठाकरे का सब सम्मान करते थे, उनको याद आया और जब बैठक शुरू हुई उन्होंने सीधे तौर पर लताड़ते हुए उन्होंने सीधे खड़ा खोटा संकेत, संजय राउत का बयान देख लो आप, उन्होंने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करेंगे, आपको जाना है तो चले जाइए। तो अब इस खेल में बीजेपी अपने और दांव पेच खेले, क्योंकि बीजेपी जो है इससे पहले कई जगह वो करते आई है, तो वहां भी वो कर रही है। आपको क्या याद नहीं है जब महाअघाड़ी जब बना, आप देखिए एक रात छोड़ो, मैं तो कहता हूं 7 घंटे का समय बीता नहीं था। उद्धव ठाकरे शपथ लेने वाले थे, सुबह मैं सोकर उठा, मैं आंख खोल करके देख रहा हूं कि भाई साहब वहां है देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल को जो है बढ़िया वो पत्र देकर के वहां देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपका पत्ता सा। तो इनका जो चरित्र है उस चरित्र पे बहुत से दाग हैं। किन किन दागों पे आप बात आप क्या कुछ देख रहे हैं? मतलब जो भी कुछ हो रहा है एक तरीके से इसमें पूरा मतलब देखा जाए तो पूरा मिक्स हो गया है, कभी कुछ कभी क्या इस तरीके से चल रहा है और काफी लंबा समय खींचता जा रहा है। तो अब क्या कुछ समझ रहे हैं इसमें, क्या कैसे क्या होने वाला है अब इसमें? देखिए उम्मीद कम इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब किसी उसमें प्रवेश करती है तो वो पूरी दमखम के साथ प्रवेश करती है, और उसकी दमखम इसलिए मजबूत हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे के अलावा सरकारी संस्थान है। और आजकल हर नेता, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर विधायक इधर से घुसता है काला, उधर से गोरा निकलता है। उदाहरण के तौर पर 18 साल तक कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, जिस सिंधिया परिवार को इस देश का गद्दार कहा जाता रहा। अमित शाह खुद स्वयं जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सारे केस खत्म हो जाते हैं उनका ऊपर, पाक साफ हो जाते हैं और शुद्ध राष्ट्रवादी वो बन जाते हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही साथी और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर हार्दिक पटेल, कांग्रेस उनके ट्वीट उठा करके देख लीजिए आप, क्या कहते थे बीजेपी को, अचानक से वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उनके सारे केस साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में इधर से घुसते हैं, उधर से पाक साफ निकलते हैं और राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो ये झूठा राष्ट्रवाद का खेल है, इसे मुझे चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, आपके सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा खेल जिस दिन जनता समझ लेगी उस दिन काम चलेगा, क्योंकि आज
मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति होती थी तब जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता युगो युगों में पैदा होता है और नरेंद्र मोदी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने मैं कहता हूं नाखून बराबर नहीं है। ये मेरी बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक ऐसे नेता थे कि आप देखिए, अपोजिशन ने, विपक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए, देश का पक्ष रखने के लिए उनको भेजा था, और जाकर के उन्होंने जो वहां अपनी बात को रखा था, वहां के लोग हैरान थे, यार गजब का देश है और गजब के देश में गजब की सरकार चलती है, अपोजिशन के लीडर को भेज दिया। तो वो थे अटल बिहारी, वो शख्सियत थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब सदन में रहते थे, उनकी सदन के कोई भी, चाहे पक्ष होता चाहे विपक्ष होता, कोई भी कभी भी उनके लिए अपशब्द नहीं बोलता था, सब सम्मान करते थे। क्यों सम्मान करते थे? क्योंकि वो नेता थे, गंदा खेल नहीं खेलते थे, राजनीति की आड़ में संविधान की हत्या नहीं करते थे, उसका गला नहीं घोटते थे, और इस तरीके के खेल। क्योंकि अब जब आप जिन विधायकों को जनता ने समर्थन दिया, अब जब आप विधायकों को खरीद रहे हो, तो विधायकों को तो खरीद रहे हो, एक तो अलग बात हो गई, लेकिन सरेआम जनता के मत का, जनता के विश्वास का तो गला घोट रहे हो कि नहीं घोट रहे हो? उसका अपमान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसका अपमान करने का मतलब आप लोकतंत्र के ऊपर काले छींटे छिड़क रहे हो कि नहीं छिड़क रहे हो? या तो नरेंद्र मोदी ये कहते कि भाई मैं सिद्धांतवादी नहीं हूं, मैं अलछल कपट षड्यंत्र कुनीति करके कोई भी मैं खेल को रचूंगा, और किसी भी तरीके से मुझे किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता की भूख है, कुर्सी से चपके रहना चाहता हूं, जब तक मैं रहूं तब तक सत्ता मेरे साथ रहे। या तो ये स्पष्ट कर दें आकर के। तो इस तरीके के जो खेल हैं, ये निहायती गंदे और निहायती घटिया खेल हैं, और देश के लोकतंत्र को, देश के विश्वास को, देश के जनमत को शर्मसार कर देने वाली ये सारी घटनाएं जो इस समय महाराष्ट्र में हो रही है, नया नहीं, इससे पहले कई सारी जगह हो चुका है, और इससे देश बहुत आहत होता है। खासकर मैं आहत होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और खासा बातचीत किया, और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को और हमारे लिए भी। और इस बात पर लगातार चर्चा चल रही है, और इस बात पे घमासान भी मचा हुआ है कि जो है अब उग्र होते जा रहे हैं शिवसेना के सैनिक, यानी कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बार बार जो है जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं कालिक पोतने की, कहीं तोड़फोड़ करने की, तमाम जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये कहा जा रहा है कि अब क्या कुछ होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो शिवसेना पिछले कई दिनों से जो है शांत थी, अब जो है एक नया रूप में जो है सामने आती हुई नजर आ रही है। तो क्या इसका प्रभाव जो है जो बागी नेता जो हुए हैं उस पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसमें क्या कुछ और हो सकता है, क्या कुछ जो है इसमें खेला हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर के हो रहा है कि जो बागी विधायक हुए हैं, जो नेता हुए हैं, क्या वापिस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्या फिर से शिवसेना जो है उद्धव के पास रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। लगातार इस बात पे चर्चा बनी हुई है। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा डी सोनी। धन्यवाद।